हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसे हम लोग यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन अगर इस तरीके से आए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या यूजेस हैं तो उसमें भी आपको यही लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके कई पॉइंट्स हैं जिसको पॉइंट वाइज मैंने बताया है। पहला पॉइंट है इट फैसिलिटेट्स इन असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको तीन कैटेगरी में बांट करके बनाते हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तीन कैटेगरीज होती हैं। तो हर एक एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ, वो चाहे इनफ्लो हुआ हो या आउटफ्लो हुआ हो, वो हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो बिजनेस के मेन ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स से रिलेटेड होती है। अगर कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स आपने ख़रीदा है या बेचा है तो उससे जो फ्लो होगा वो चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कहलाता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो होती है जो कि कैपिटल और लायबिलिटीज़ से रिलेटेड होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो अगर कैपिटल बढ़ जाए या लायबिलिटीज़ बढ़ जाए, जैसे कोई बोरोइंग्स हो, लोन हो, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। या कैपिटल घट जाए और लोन अदा हो जाए तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगा, वो आउटफ्लो कहलाएगा। तीनों तरह की एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंस ये है, इट फैसिलिटेट्स शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ये मदद करता है। किस तरीके से मदद करता है? डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए, रोज़मर्रा के खर्चों के लिए बिजनेस के हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है कि हमारे डेली एक्सपेंडिचर के लिए कैश कितना अवेलेबल है। तो उसी हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। अगर कैश ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा तो हम अपने डे टू डे खर्चे को ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। जिस हिसाब से हमारा कैश का इनफ्लो होगा हम उसी हिसाब से कैश का आउटफ्लो रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग अगर हमें करनी हो कैश से रिलेटेड तो कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी मदद करता है। तीसरा पॉइंट है हेल्प्स इन एसेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। बिजनेस की ये दो पोजीशन है, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी। एक बिजनेस के अंदर शॉर्ट टर्म भी लायबिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म भी लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को चुकाने के लिए उसके पास कैश कितना है ये पता चल जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। जबकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को चुकाने के लिए उसके पास कैश कितना है ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म एबिलिटी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पता चल जाती है। हम जो बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज़ को लिखते हैं। तो ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसके जरिए हमारी लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी पता चल जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म इनफ्लो ऑफ कैश को दिखाते हैं। जैसे कि बोरोइंग्स अगर आपने लॉन्ग टर्म किए तो वो इसमें दिखाएंगे, या लोन को अदा कराया तो इसमें दिखाएंगे। और लिक्विडिटी जो होती है वो शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी होती है। तो लिक्विडिटी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट में कैश जरूर होना चाहिए। अगर हमारे पास एनफ कैश या कैश इक्विवेलेंट है तभी हमारी शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी या लिक्विडिटी अच्छी मानी जाएगी। अगर वो नहीं है तो लिक्विडिटी हमारी वीक मानी जाएगी, कमज़ोर मानी जाएगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमारी शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी जिसे लिक्विडिटी कहते हैं और लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी जिसे हम सॉल्वेंसी कहते हैं, ये दोनों ही पता चल जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। देखिए जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम जो फाइनल रिजल्ट आता है कैश फ्लो का वो या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। यानी आपके पास ज़्यादा इनफ्लो है आउटफ्लो के मुकाबले तो वो हुआ सरप्लस। लेकिन अगर आपके पास आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है साल भर में और इनफ्लो कम हुआ है तो वो डिफरेंस कहलाएगा डेफिसिट। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हो वो चाहे सरप्लस में आए या डेफिसिट में आए, इसी के अकॉर्डिंग हम और डिसीजन ले सकते हैं। अगर सरप्लस हुआ यानी हमारे पास कैश का इनफ्लो ज़्यादा है तो वो जो सरप्लस कैश फ्लो है उसको हम लोग कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डेफिसिट हुआ, कैश का इनफ्लो कम है, हमारा आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम बोरो कर सकते हैं अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है शॉर्ट टर्म और या जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग डिसीजन है ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। उसके अलावा पांचवा पॉइंट है कंपैरेटिव विद द कैश बजट। देखिए बजट क्या होता है? बजट एक एस्टीमेट होता है जो किसी भी काम के पहले बनाया जाता है। तो साल के शुरू होने के पहले अगर हम कोई एस्टीमेट करते हैं साल भर के खर्चों का, साल भर के रेवेन्यूज़ का, तो उसे बजट कहते हैं। तो इसी तरीके से एक कैश बजट होता है जो कि साल भर में होने वाली इनफ्लो
और साल भर में होने वाले आउटफ्लो को बताता है। तो कैश बजट साल के शुरू में बनाया जाता है और साल जब खत्म होता है तो उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैश बजट से मैच कराया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो अब कंपेयर करके हम ये पता लगाते हैं कि जो एक्चुअल कैश फ्लो हुआ है वो हमारे बजटेड कैश फ्लो से ज़्यादा है या कम है। ये कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हम चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे और नेक्स्ट ईयर का कैश बजट बनाएंगे। Reasons for cash position. Sometimes an enterprise has lower cash balance in spite of the higher profit और has higher cash balance in spite of the lower profit. देखिए ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नेट प्रॉफिट आपका ज़्यादा हुआ है, नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, मगर आपका जो कैश इनफ्लो बता रहा है वो कम बता रहा है। या इसके अपोजिट भी हो सकता है कि आपका कैश ज़्यादा पता चल रहा हो जबकि प्रॉफिट कम हो, तो रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, इसका मैं बेसिक बता दूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर। ओके, एक्रूअल बेसिस के अंदर जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू किसी पीरियड से, एक साल के पीरियड से बिलोंग करते हैं हम उसको लिखते हैं। उसके अंदर कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंसीडर नहीं करते हैं। कैश आपका गया हो या ना गया हो, लेकिन अगर वो खर्चा उस साल का है तो उसको लिखेंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट को निकालते हैं। जैसे साल भर का किराया, 12 महीने किराया आपको देना है बिल्डिंग का, आपने 11 महीने का ही दिया है, 1 महीने का नहीं दिया है, तो ये 1 महीने का एक्सपेंस आपको लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग या एक्रूट करके, तब जा करके नेट प्रॉफिट आपको निकलेगा। लेकिन अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो 11 महीने का आपने किराया दिया है वही सिर्फ आउटफ्लो में दिखाया जाएगा, 1 महीने का आपने नहीं दिया है तो वो नहीं दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 11 महीने का दिखाएंगे और नेट प्रॉफिट निकालते वक्त ये पूरे 12 महीने का दिखाया जाएगा, तो 1 महीने का डिफरेंस आ गया ना। यही वजह होती है कि नेट प्रॉफिट में और कैश के इनफ्लो में डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चल सकता है। अब ये डिफरेंस का क्या रीजन है, जैसे मैंने आपको रेंट वाला एक एग्जांपल दे करके बताया, तो ये जो डिफरेंस हो रहा है इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। रेंट भी हो सकता है, आपने सेल्स किया है, क्रेडिट पर ज़्यादा सेल किया है, ये भी हो सकता है। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, वो जो भी रीजन है उस सिचुएशन का वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। इसके बाद इवेल्युएट मैनेजमेंट डिसीजंस। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनीज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हेल्प शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स इवेल्युएट मैनेजमेंट डिसीजन। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ किसी ओनर के लिए ही नहीं यूजफुल है, बल्कि इन्वेस्टर्स, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक तरह का गाइडिंग टूल हो सकता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए वो लोग जो लेंड करना चाहते हैं, बिजनेस को उधार देते हैं, या जो क्रेडिटर्स जो बिजनेस को गुड्स क्रेडिट पर देते हैं, उन सभी के लिए भी कैश की पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को और क्रेडिटर्स को, और उसी की मदद से वो अपने डिसीजंस लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। 8वां है डिविडेंड डिसीजन। देखिए डिविडेंड दो तरह का होता है, कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर को। डिविडेंड एक होता है कैश डिविडेंड और एक होता है स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, अगर कैश डिविडेंड दिया जा रहा है तो उसके लिए कैश का सफिशिएंट होना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट कितना देना है डिविडेंड, और कैश डिविडेंड देना है या स्टॉक डिविडेंड देना है, इस बात का फैसला इसी चीज़ से लगा सकती है कि उसके पास कैश कितना है, और कैश की इंफॉर्मेशन उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट डिविडेंड डिसीजन लेने में इस तरीके से मैनेजमेंट को हेल्प करता है। 9वां पॉइंट है फैसिलिटेट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग होती है और फाइनेंसिंग होती है। किसी बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप मशीन में करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप फर्नीचर में करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप बिल्डिंग में करते हैं, ये सभी जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, इक्विपमेंट, ये सारा इन्वेस्टमेंट आपका, इसकी जो प्लानिंग कहलाती है, इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक भी होता है, इसको डिटेल में हमारी दूसरी वीडियो होगी उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन, और ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इसमें हम लोग इसी चीज़ की बात करते हैं।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से सिर्फ हमारी शॉर्ट टर्म कैश की पोजीशन ही नहीं पता चलती है, बल्कि लॉन्ग टर्म कैश की पोजीशन भी पता चल जाती है। तो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेने में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरीके से हेल्पफुल साबित होता है। और 10वां पॉइंट है स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। ट्रेंड का मतलब होता है कि एक पैटर्न, किस तरीके से कोई चीज बढ़ रही है या किस तरीके से कोई चीज घट रही है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द स्पीड एट विच कैश इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द डेटर्स एंड अदर करंट एसेट्स। देखिए, कैश जो कलेक्ट हो रहा है, जो इनफ्लो हो रहा है, वो डेटर्स से होता है या किसी और करंट एसेट्स के मिलने से, बेच जाने से होता है, स्टॉक का बेचा जाने से होता है, बिल्स रिसीवेबल का कैश में कन्वर्ट हो जाने से होता है, अकाउंट रिसीवेबल का कैश में कन्वर्ट हो जाने से होता है। तो जिस भी तरीके से हो रहा है कैश का, डेटर्स का, स्टॉक का कैश में कन्वर्जन, उसकी स्पीड क्या है, वो कितनी तेज हो रहा है। उसी तरीके से कैश का पेमेंट जो हो रहा है, करंट लायबिलिटीज को आप पे कर रहे हैं, जो भी आपने परचेज किया है मटेरियल उसका पेमेंट कर रहे हैं, जो आपके यूटिलिटीज बिल हैं उनका पेमेंट आप कर रहे हैं। तो तमाम तरह की करंट लायबिलिटीज को आप पे करते हैं, तो उसके पे करने की स्पीड क्या है, यानी जो कैश का आउटफ्लो हो रहा है वो भी आपका इसी से पता चल जाएगा। तो स्पीड ऑफ कैश इनफ्लो एंड स्पीड ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों ही हमारा पता चल जाता है। तो अगर कई साल के हम कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को रख लें और एक ग्राफ में बनाएं, तो ये हमें एक ट्रेंड मालूम चल जाएगा। अब वो ट्रेंड किस तरीके से बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, ये हमें मालूम चल जाएगा। तो इस ट्रेंड से क्या फायदा होता है, ये ट्रेंड मालूम चल जाएगा तो क्या इससे पता चलेगा। अब इससे पता चलेगा कि बिजनेस की फ्यूचर में कैश फ्लो क्या होगा। अगर आप पिछले 2-4 साल, 5 साल या 10 साल का फिगर्स लेकर उसको एनालाइज करते हैं और ट्रेंड बनाते हैं, तो आप अगले साल का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर 10 साल का ट्रेंड ये रहा है कि ये किसी परसेंटेज से बढ़ रहा है, तो अगले साल, नेक्स्ट ईयर, वो क्या होगा ये आपको अंदाजा लग जाएगा। तो इससे यही फायदा होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं वो नेक्स्ट ईयर की कैश पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं और उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।